होगा। क्या हो गया? आज जो है हम लोग पिछले क्लास में कोडोन्स, जेनेटिक कोड और ट्रांसलेशन के बारे में पढ़े थे। तो कुछ क्वेश्चन है, ये कॉपी में इसको बनाना है, उसके अलावा फिर अलग से अभी करवाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है इसको पढ़ के, इसको है ना 10-20 सेकंड इसको पढ़ो, उसके बाद इसको सॉल्व करो, है ना। पहले बताओ क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इन द बेस सीक्वेंस ऑफ, है ना, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज, इतना दिया हुआ है। व्हाट शैल बी द सीक्वेंस ऑन इट्स कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। बताओ किस चीज के बारे में पूछ रहा है? बताओ किस चीज के बारे में पूछ रहा है भाई? हाँ क्या आएगा? हाँ, डीएनए के स्ट्रैंड के बारे में पूछ रहा है। एक स्ट्रैंड का दिया हुआ है, आपको दूसरे स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सीक्वेंस बताना है। कौन सा आएगा? 4 आ रहा है, तो जी के जगह पे सी आ जाएगा, ए के जगह पे टी, टी के जगह पे ए हो जाएगा, है ना, सी टी ए। तो फोर्थ आ रहा है। फर्स्ट भी किसी का आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, नहीं आना चाहिए, समझ रहे हैं। तो उसके बाद फोर्थ हो जाएगा इसका आंसर। समझे कि नहीं इसको? एक स्टैंड का दिया हुआ है, दूसरे को बनाना है ना। फिर यहां पर दिया हुआ है, यहां पर बताओ क्या क्वेश्चन है, क्या निकालना है यहां पर, इसको पढ़ो सेकेंड वाले का। हाँ, एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का निकालना है। तो क्या आएगा इसका आंसर? बनाइए इसको। आ रहा है? क्या आ रहा है भाई? 3 आ रहा है। नहीं आ रहा है। 2 आ रहा है कि 3 आ रहा है? 3 आ रहा है ना। जी यू ए, ठीक है, ए यू सी। समझ गए सब लोग? समझ गए? डीएनए का स्ट्रैंड दिया हुआ है, ये कंप्लीट एमआरएनए का पूछ रहा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन पूछ रहा है। डीएनए दिया हुआ है, आरएनए पूछ रहा है। तो डीएनए का सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, और एमआरएनए का सीक्वेंस आपको बताना है, कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है। ए के जगह पे खाली यू आना है, टी के जगह पे ए आना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को पढ़िए। थर्ड क्वेश्चन, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट छुपा हुआ है। और ऊपर करे, अच्छा ठीक है, ये है फॉलोइंग। उसके बाद ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ये टीआरएनए दिया हुआ है, और ये एंटीकोडोन का आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले पढ़ो, इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ये आपको ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है ना। आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन ही है। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है ना, आपको सीक्वेंस बताना है। तो आपको 4 तरह का टीआरएनए दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। ऊपर करे नीचे, बिना कॉपी कलम के ऑप्शन नहीं होगा भाई। पहले कॉपी कलम निकालो, इसको बनाओ। सीक्वेंस किस चीज का दिया हुआ है? सीक्वेंस किसका दिया हुआ है? ये जो सीक्वेंस है एमआरएनए या डीएनए का? एमआरएनए का दिया हुआ है। एमआरएनए में यू थायमीन होता है क्या? ये डीएनए का दिया हुआ है। दिया हुआ है डीएनए का सीक्वेंस, टीआरएनए दिया हुआ है, आपको एमआरएनए पढ़ना है, एमआरएनए निकालना है और आपको बताना है कि कौन सा टीआरएनए पहले आएगा उसके बाद कौन आएगा। कल पढ़े थे ना हम लोग, कल के क्लास में, पहले टीआरएनए उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा। तो आपको सीक्वेंस में सजाना है। डी आ रहा है, आ रहा है। इसको बनाया जाए, इसको बनाते हैं, है ना। जैसे देखो डीएनए का जो सेगमेंट का सीक्वेंस दिया हुआ है वो है, ये दिया हुआ है ना, ATACC ATGGGG 5' 3' to 5'। इस पे पहले क्या बनाना पड़ेगा? इससे mRNA क्या बनाना पड़ेगा? mRNA ATACCC ATGGGG। ये है डीएनए का सीक्वेंस, नॉन कोडिंग वाला होगा। mRNA इस पर बनाना है। एमआरएनए बनाना पड़ेगा ना, पहले पड़ेगा बनाना। तो ए के जगह पे क्या आएगा? यू। टी के जगह पे, ए के जगह पे यू आएगा, सही है। उसके बाद जी जी जी, यू ए सी, सी सी सी, है ना, सी सी सी। आपका आंसर क्या आया? डी आया सबका, डी आया। अच्छा, एमआरएनए का सीक्वेंस आया। अब आपको पूछ रहा है कि टीआरएनए का सीक्वेंस बताइए जो इस पर आएगा। तो सबसे पहले आपको यह पता है कि एमआरएनए है, ये सब कोडोन है। ये क्या है? कोडोन। इसके अनुसार क्या आएंगे? टीआरएनए। जैसे यहां पर टीआरएनए लाना है आपको, है ना, तो टीआरएनए यहां पर लाना है इस तरह से। तो टीआरएनए जो होगा, तो यहां पर U है तो टीआरएनए में क्या होगा? U की जगह पे A है तो U है तो A, U है तो A, मतलब AUA। ये पहला टीआरएनए आएगा, ठीक है। फिर इसका क्या आएगा भाई? CCC। ये दूसरा आएगा। आ गया? सब सही बना दिए तुम लोग, है ना। अच्छा, डी बोल रहा था सब। ये तीसरा आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? डी डी सॉरी, जी जी जी, ये चौथा आएगा। तो ये पहला सीक्वेंस आएगा, डी पहले आएगा, उसके बाद बी आया ना, ये आ जाएगा। तो देखो इसमें पूरा ट्रांसलेशन का कंसेप्ट है। डीएनए का सीक्वेंस दिया है, आपको एमआरएनए पहचानना है। अब एमआरएनए पे सभी लोग जानते हैं कोडोन होता है, 3 का कोडोन होता है। तो अब कोडोन के, अब ये देखो टीआरएनए जो आएगा ना, ये जो लिखा हुआ है ये है एंटीकोडोन। ये क्या है? एंटीकोडोन। यहां पर भी है एंटीकोडोन, यहां पर भी क्या है? ये आपके क्वेश्चन में गिवन था, एंटीकोडोन। इसको लिख देते तो आप पहले बना लेते।
तो एंटी कोडोन आप लोग जानते हैं, कोडोन का क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होता है? तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री ही लिखना पड़ेगा, यू के जगह पे ए लाना पड़ेगा, ए के जगह पे यू, है ना, यू के जगह पे ए। इस तरह से आपको सजाना पड़ेगा टीआरएनए का। तो आप वहां पर चुनकर सबसे पहले ए यू, ए वाला आया है तो डी वाला पहले आएगा, उसके बाद आया सी सी सी, उसके बाद ए वाला पहले आएगा, उसके बाद आया है ए यू जी तो बी वाला उसके बाद आएगा, लास्ट में जी 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 सी वाला है तो यहाँ पर सी वाला आया। नहीं देखो, यहाँ पर ना तो स्टार्ट वाला दिया हुआ है ना तो स्टॉप कोडन दिया नहीं है, वो अपने हिसाब से पूछ रहा है, वो ये नहीं बोला है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ खत्म हुआ, उसने एक डीएनए का स्ट्रैंड दे दिया है, उसके आधार पे हम निकालिए, समझ रहे? तो ये वो समझाना चाह रहा है, तो बीच से कहीं दे दिया, आपने सही पकड़ा कि यहाँ ना तो स्टार्टिंग कोडन दिया हुआ है ना तो स्टॉप कोडन दिया हुआ है, तो उसकी मर्जी है, क्वेश्चन बनाने वाले की मर्जी है, बीच से ही उठा के उसने पूछ दिया, बीच से ही क्या हुआ, उसने उठाकर पूछ दिया है। समझ में आया? इसको समझ में आया? और चलते हैं क्वेश्चन पे। और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, है ना। तो यहां पे देखो पहला क्वेश्चन, ये इतना ही दिखने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द 3 कोडोन्स which result in the termination of polypeptide chain synthesis, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सही है। आपसे क्या पूछ रहा है? 3 कोडोन का नाम बताइए जिसके कारण टर्मिनेशन होता है। तो स्टॉप कोडोन होगा, क्या होगा? स्टॉप कोडोन होगा। तो स्टॉप कोडोन किस में है? बी में है। किस में है? यू ए, यू ए जी और यू 4 दिए हुए, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मैच कीजिए। ये जो मैचिंग है आपका, मैच कीजिए इसको। मैच क्या करना है भाई? ये कोडोन दिया हुआ है इधर कॉलम 1 में और इसे ट्रांसलेटेड एमिनो एसिड, तो इसको मैच करना है। यू 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 किसको कोड करता है? याद किए हो ना, फिनाइल एलेनिन का हो जाएगा। जी 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 किसको कोड करता है? ग्लाइसिन, चलो बढ़िया है। यू सी ए यू किसको करता है? तो इसको आपको मैच करना है। अब देखो ये दिए हैं ना, इसको आपको याद करना है, याद करके कोई आए नहीं होगे, तो इसको जो जो दिया हुआ है उसका मिथ्योनिन का याद रखना है, वैलिन का याद रखना है। हाँ अभी मान लो आप लोग याद नहीं किए, बट इन सब चीजों, ये जो दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, कभी ये दे दिया कभी ये दे दिया। मिथ्योनिन सबको याद है, फिनाइल एलेनिन सबको याद है, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरीन का भी। सेरीन का इसलिए याद करना है क्योंकि जहां पर टीआरएनए लिखा हुआ है वहां पर सेरीन का दिया हुआ है, ग्लाइसिन का भी दिया हुआ है। क्लियर है? तो इसको बना लोगे, ये मिलाना है बस। 3 नंबर बनाओ। एमिनो एसिड्स which are specified by single codon, सिंगल कोडोन से स्पेसिफाइड होता है ना। सिंगल कोडोन किसके लिए था? सी हो रहा है। ये आपको जेनेटिक कोड जो खांचा दिया हुआ है उससे देखना। याद रखो मिथ्योनिन का एक ही नाइट्रोजन बेस कोडोन होता है। कितना होता है ना? बताया था 20 एमिनो एसिड है और 61 कोडोन है, तो एक एमिनो एसिड के लिए एक से ज्यादा है। तो
जिसमें से दो ऐसे होते हैं मिथ्योनिन, और कौन होगा? आर्जिनिन। हमें नहीं लग रहा आर्जिनिन का एक ही कोडोन है, इसका तो बहुत सारा कोडोन है। ट्रिप्टोफन, ट्रिप्टोफन, ट्रिप्टोफन का देखना एक ही होगा। यही दोनों एकलौता ऐसा एमिनो एसिड है जिसका एक ही कोडोन है, मतलब एक ही आम खाने वाला है। उसके बाद 6 होता है लास का। लाइसिन देखो, ये भी बताएंगे। लाइसिन देखो कितना है, 6 है। ए फॉर आर्जिनिन देखो कितना है, आर्जिनिन 6 हो गया ना। और एस फॉर सेरिन 6 हो गया ना। तो लास, लाइसिन, आर्जिनिन और सेरिन अभी लिखाएंगे, इन तीनों का 6-6 होता है, ये पूछा गया है, ठीक है। उसके अलावा सिंगल सिंगल किसका होता है? मिथ्योनिन का और ट्रिप्टोफन। दिख गया ना क्वाड में आपको, तो आपको दिख गया, इसको याद करके अभी हम बताएंगे वैसे इसको। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, डायरेक्शन, रीड द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, रीड द सीक्वेंस इन न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, in the given segment of mRNA and the respective amino acid sequence in the polypeptide chain to answer the question number 4 and 5। ये आपको दिया हुआ फिगर में दिया हुआ mRNA का सीक्वेंस दिया हुआ AUG, UUU, AUG, CCU, GUU, UCU, UAA। क्लियर? पॉलीपेप्टाइड का भी दिया हुआ है। तो 4 नंबर का बताइए, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड from which the mRNA was transcribed। क्वेश्चन क्या है 4 नंबर? mRNA भी दिया हुआ है, पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस भी दिया हुआ है। देखो यहां पर mRNA AUG है, मिथ्योनिन है, UU है, फिनाइलएलनिन है, AUG है, मिथ्योनिन है, ये है, ये है, ये है। इसका नहीं दिया हुआ है, मतलब यहां से स्टार्ट वाला दिया हुआ है ना, इसके बाद चला, इसका कोई भी एमिनो एसिड नहीं दिया हुआ है। स्टॉप कोडोन है, क्या है? 3 स्टॉप होते हैं, वह कोई भी कोड नहीं करता एमिनो एसिड, इसीलिए यहां पर बंद हो गया, है ना। तो आपसे मतलब ये होता है ना 12 में पैराग्राफ दिया रहता है, उसी पैराग्राफ को पढ़ के आंसर दो। तो इसमें कुछ भी इसमें रिलेटेड नहीं है, खाली आपको समझाया गया है उससे। इसको देख करके आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। 4 नंबर ए नंबर आ रहा है, किस बेसिस पे आप बताएं? पर है न्यूक्लियोटाइड कौन सा सीक्वेंस है जिसमें से mRNA ट्रांसक्राइब्ड होगा, एक ही आधार पे बताया। ऊपर से रिलेशन नहीं है, ऊपर बस कंसेप्ट के लिए दिया हुआ है। बताओ कोई सा क्लू चारों में से कौन होगा जो प्रोटीन ट्रांसक्राइब मतलब ट्रांसलेशन होगा? कौन सा? सी किस आधार पे? स्टॉप कोडोन है। पहले स्टार्ट करोगे कि स्टॉप करोगे? स्टार्ट करोगे ना, स्टार्ट वाला खोजो। इसमें स्टार्ट है, इसमें कहां है भाई स्टार्ट कोडोन? बी होगा भाई। AUG दिया हुआ है ना, आपको दिया हुआ है AUG मिथ्योनिन स्टार्ट कोडोन होता है, तो ये स्टार्ट होगा और जो है खत्म हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नहीं समझे? अच्छा, क्वेश्चन आप नहीं समझे तो क्वेश्चन यही समझना है, स्टार्ट भी कराना है और अंत भी कराना है। यहां ना तो स्टार्ट हो रहा है, यहां भी स्टार्ट होगा,
यहां भी स्टार्ट नहीं होगा। तो समझ लीजिए AUG पहले ही आएगा और लास्ट में स्टॉप कोडॉन ही आना है। यही कंसेप्ट था। यहां पे आपको ये इसलिए दिया हुआ है ताकि आप समझो, देखो स्टॉप कोडॉन आया तो कोई भी एमिनो एसिड नहीं आया, तो स्टॉप कोडॉन देने का मतलब था। ठीक है, मतलब जो हमने आपको समझाया वो क्वेश्चन आपको समझा रहा है। 5 नंबर अब बनाइए, हम इसी से पढ़ते हैं, बच्चा सब देखेगा ना। 5 नंबर, which codons respectively code for proline and valine amino acid in given polypeptide chain respectively। ये आप याद रखोगे, प्रोलीन A नंबर, पक्का देख लियो, ठीक। ये याद करने वाला है, तो देख रहे यहां से टिक मार लेना, वहां पर उसी को रट लेना, प्रोलीन को रट लेना, सेरीन को रट लेना, मिथ्योनिन तो याद ही रहेगा, कुछ ही, सब नहीं रटना है सबका, ठीक है। और वैसे भी ऊपर दिया हुआ है, तो प्रोलीन का खोज के बना लोगे, है ना। तो इसको याद कर लेना, पूरा मायूस नहीं किया। 6 नंबर बनाइए। कौन सा इनकरेक्ट है? जेनेटिक कोड का हमने बताया था प्रॉपर्टी, कौन सा? श्योर, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल सही तो है भाई, यूनिवर्सल। इनकरेक्ट पूछ रहा है, बताइए। हाँ, बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, इसको जब से निकाले हैं कैमरा फ्लक्चुएट होता है। बताए थे कल, तो लिखाए थे नानो ओवरलैपिंग होता है। डी, नानो ओवरलैपिंग देखो कल कॉपी में लिखा है। ए क्यों होगा, ये भी लिखा है, हम कॉपी देखो जल्दी से। अरे भाई डी तो सही है, बी भी तो सही है, डी जनरेट होता है। अरे भाई जेनेटिक कोड या कोडोन एक ही है ना, हेडिंग क्या डाले हैं तुम लोग? अच्छा से नहीं पढ़े, ये सही की गलत? कैसे गलत है? हम क्या लिखा है? जेनेटिक कोड एम्बिगुअस या अनएम्बिगुअस लिखा है, देखो कॉपी में। अनएम्बिगुअस क्या होता है? अनएम्बिगुअस मतलब होता है स्पष्ट, एम्बिगुअस मतलब होता है अस्पष्ट, यही गलत है। 6 का ए नंबर क्या है? गलत है, समझ गए। और ये कितना बार पूछा गया है आप भी नहीं सोच सकते हो, ये बहुत बार पूछा गया है। एम्बिगुअस दिया रहेगा, बच्चा को या तो एम्बिगुअस ही पढ़ाए थे। अनएम्बिगुअस क्या होता है? अनएम्बिगुअस। अब 7 नंबर देखिए, some amino acid are coded by more than one codon, hence the genetic code is overlapping, degenerate, oval, unambiguous। देखो unambiguous है ना, स्पष्ट। तो आपसे पूछ रहा है 7 नंबर बताओ इसका जल्दी से, हम ही सब पढ़ देंगे तो कैसे होगा। आप लोग कॉपी निकालो जल्दी से, कैसे डी होगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक एमिनो एसिड कॉड बाय मोर देन वन कोडॉन, ये कौन सा प्रॉपर्टी है? कॉपी निकालो तुम लोग, कॉपी कॉपी कहाँ है भाई? डी कैसे होगा?
एक एमिनो एसिड का एक से डी जनरेट होगा ना भाई। दो बातें लिखा है आपको पिछले क्लास में, एक कोडोन एक एमिनो एसिड, उसको बोलते हैं अनएम्बिगुअस। एक एमिनो एसिड मोर कोडोन, उसको कहा जाता है डी जनरेट। समझ में आया? समझ गए ना? डी जनरेट। 8 नंबर पढ़ो। वन कोडोन कोड्स फॉर ओनली वन एमिनो एसिड, ये कौन सा प्रॉपर्टी है? तुम लोग को बोले थे पढ़ के आने के लिए, इतने में फंसा देगा। वन कोडोन एक एमिनो एसिड, ये कौन सा गुण है? अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस, तो अनएम्बिगुअस वन हो जाएगा। सम एमिनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, डीजेनरेसी है ना। डीजेनरेसी 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, सी हो जाए। द सीक्वेंस ऑफ ट्रिपलेट नाइट्रोजन बेस इन डीएनए हमें कॉरस्पॉन्ड टू द एमिनो एसिड सीक्वेंस इन पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कोलिनेटरी लिखा गया। अच्छा, 2 को से पता चल गया ना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अच्छा, इसको सुधार देंगे। 9 नंबर बनाइए। इनकरेक्ट मैच पूछ रहा है। कौन सा मैच हो रहा है? इनकरेक्ट। ए नंबर करेक्ट या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट है। करेक्ट है ना? बी करेक्ट। सी आंसर क्या हो जाएगा? डी। एमआरएनए में एंटी कोडोन थोड़े ना होता, कोडोन होता है। 10 नंबर बनाइए। विच आरएनए कैरीज द एमिनो एसिड फ्रॉम द एमिनो एसिड पूल टू एमआरएनए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस? कौन सा आरएनए एमिनो एसिड को कैरी करता है? एचआरएनए है ना। क्या आएगा? टीआरएनए आएगा। आएगा जी, टीआरएनए है ना। है ना। चलो यहां से तो हम कर ही सकते हैं। टीआरएनए एमआरएनए कौन सा होगा? टीआरएनए एमिनो एसिड को कैरी करता है। ठीक है। अब 11 नंबर बनाइए। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन एक्टिवेटेड एमिनो एसिड गेट लिंक टू टीआरएनए, दिस प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड एज। 11 नंबर बोलो। टीआरएनए है, सब तो टीआरएनए, टीआरएनए है। ए और सी बताए थे कल। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, जब टीआरएनए से एक्टिव एमिनो एसिड जब कैरी होता है उसी को क्या बोलते हैं? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। और एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, दोनों एक ही बात। उसके बाद 12 नंबर आपको बनाना है। जैसे यहां पर बताओ ये डीएनए है कि आरएनए है? दिख रहा है क्या? हो सकता है फोन में। ये एमआरएनए है। तो आपको दिया हुआ ए यहां से स्टार्ट और बी यहां से खत्म। तो आपसे पूछ रहा है कि ए के जगह पे कौन सा ऑप्शन होगा, बी के जगह पे कौन सा ऑप्शन होगा। हाँ, ऑप्शन ए आ गया ना।
सही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। स्टार्ट यहीं से होगा ए यू जी जी जी, और स्टॉप हो रहा है यहाँ पे, तो यू ए जी यू जी। 13 नंबर बनाइए। इन mRNA मॉलिक्यूल ट्रांसलेटेड रीजन, अच्छा अनट्रांसलेटेड रीजन आर प्रेजेंट एट, कहां होता है? कल बताए थे लास्ट क्लास में, अनट्रांसलेटेड रीजन स्टार्ट होने से पहले और बंद होने के बाद, तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी हो जाएगा, बिफोर स्टार्ट कोडोन आफ्टर स्टॉप कोडोन, वही था ना कल पढ़ाए थे। 14 नंबर बताइए, अल्ट्रा ट्रांसलेशन, ये पूछा है कि होता कहां पर है? mRNA पे कहां होता है? mRNA पे होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन, और ये नीट में आता ही है अनट्रांसलेटेड रीजन, यही दोनों क्वेश्चन में घूम के आता है। 15 नंबर बनाइए, व्हाट वुड हैपन इफ इन ए जीन इनकोडिंग ए पॉलीपेप्टाइड ऑफ 50 एमिनो एसिड। अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाओ आप जल्दी से, 1 सेकेंड के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं मिलता है नीट में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो बना देगा। है ना, कह रहा है कि 50 एमिनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, जिसमें से 25वां कोडोन क्या आ गया है? यू के जगह पे क्या आ गया है? ए, स्टॉप कोडोन आ गया 25वां पे, कितना आएगा? हाँ बहुत बढ़िया, है ना। तो जहां स्टॉप हो गया उससे एक पहले तक बनेगा, उसको नहीं जोड़ देना, 25 नहीं होगा, 24 हो जाए, ये आपका सही था, समझ गए? अच्छा, तो ये हो गया। तो आगे चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, चलते हैं। आज एक नया टॉपिक है जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या नाम है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको शॉर्ट में कहा जाता है HGP। देखो प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट मतलब होता है कि बहुत दिनों में चलने वाला, बहुत पैसा खर्चा होगा, बहुत दिन तक चलेगा, उसी को प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो ये भी बहुत दिनों तक चला था। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसमें करना क्या है। सबसे पहली बात है, जीनोम का मतलब क्या होता है? होगा होगा, घबराना नहीं है, अभी एक्सप्रेशन में बचा हुआ है। तो इसका जीनोम मतलब क्या होता है? जीनोम मतलब क्या होता है? ऑल सेट ऑफ डीएनए इन ए ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म में डीएनए का सभी सेट क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। सारा टाइप का जीन, सारा टाइप का डीएनए, तो इसका जीनोम मतलब क्या होगा? ऑल सेट ऑफ डीएनए, या फिर जीन भी बोल सकते हो, सभी के सभी जीन इन एन ऑर्गेनिज्म
जीनोम, ठीक है। अब देखिए एचजीपी का कुछ गोल्स है उसको पढ़ेंगे, लेकिन इसका मेन जो उद्देश्य था, हमारा जितना भी डीएनए जितना बड़ा भी है 2.2 मीटर है, डीएनए में जितना भी नाइट्रोजन बेस है, जितना भी न्यूक्लियोटाइड है, सबका सीक्वेंसिंग करना। जैसे हम देते हैं ना, यहीं पे देखो क्वेश्चन में भी देता है डीएनए का इतना सीक्वेंस हुआ है, एमआरएनए का बनाओ। तो आपके शरीर में जितना भी डीएनए है, सबका नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस को सीक्वेंस कर देना, पहले ये है, पहले ये है, पहले है। हमारे शरीर में कितना नाइट्रोजन बेस पेयर है या कितना न्यूक्लियोटाइड है, जितना नाइट्रोजन बेस होगा उतना ही न्यूक्लियोटाइड है। तो हमारे शरीर में N2 बेस पेयर कितना है? थ्री इंटू 10⁹ कितना है? कितना है भाई? 10⁹। इसका मतलब होता है बिलियन। क्या होता है? मतलब अरब होता है। 3 अरब नाइट्रोजन बेस पेयर हमारे डीएनए में है। इन सब को सीक्वेंस करना, सोचो 3 अरब नाइट्रोजन बेस है, उसको सीक्वेंस करना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। उसके अलावा जितना तरह का जीन है इस डीएनए के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर, सब जीन को नाम, पता, घर कहां है ना, सब कुछ समझ रहे हो? आप लोग को पढ़ाए थे कि हमारे अंदर एक्सोन होता है, इंट्रोन होता है। एक्सोन होता है जो कि आरएनए बनाता है, प्रोटीन बनाता है। इंट्रोन नहीं बनाता है, इनएक्टिव होता है। एक्सोन क्या होता है? एक्टिव पार्ट होता है, उसको भी देखना। समझ रहे हो? ये सब चीजें हम लोग अभी पढ़ेंगे। गोल्स क्या है? सबसे पहले बात कि एचजीपी जो है, एचजीपी जो है यह 1990 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ? 1990 में स्टार्ट हुआ और यह खत्म हुआ, है ना, कंप्लीट हुआ 2003 में। कितना साल का ड्यूरेशन हो गया भाई? 13 ईयर चला। अब इतना साल चला, है ना, इतना साल चला, इसीलिए इसको प्रोजेक्ट कहा जाता है। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ऐसा नहीं था कि बहुत सारे देश को मिलना पड़ा। बहुत सारे देश, अमेरिका को आना पड़ा, जापान को आना पड़ा, चाइना को आना पड़ा, जर्मनी को आना पड़ा। सभी जो बड़े बड़े देश थे उनको भी, इंडिया भी होगा, इंडिया का कम कंट्रीब्यूट था। तो एचजीपी जो है यह एक मेगा प्रोजेक्ट था। क्या था यह? मेगा प्रोजेक्ट। मेगा प्रोजेक्ट। मेगा प्रोजेक्ट किस लिहाज से था? तो इस लिहाज से था कि यह 13 साल चला और लास्टली एक क्रोमोजोम बच गया था जो 2006 में किया गया, क्रोमोजोम फर्स्ट। कौन सा? क्रोमोजोम फर्स्ट। इतना साल लगा। दूसरी बात, इसमें
देखो कितना नाइट्रोजन बेस है, 3 × 10⁹, मतलब 3 अरब। एक नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंस करने के लिए 3 अमेरिकी डॉलर लगा, यूएस डॉलर। $3 एक न्यूक्लियोटाइड, एक नाइट्रोजन बेस। कितना है? 3 अरब नाइट्रोजन बेस है, तो कितना पैसा लगेगा? 9 अरब, 9 बिलियन यूएस डॉलर लगा इसमें। सोचो कितना है, डॉलर, रुपया नहीं है। तो इसीलिए इसमें बहुत सारा पैसा लगा, है ना। 9 बिलियन यूएस डॉलर, है ना। 1 यूएस डॉलर पर न्यूक्लियोटाइड। सॉरी, हाँ 3 को है ना, 3 होगा, 3 यूएस डॉलर लगा, तो 9 अरब यूएस डॉलर लगा। अब मेगा प्रोजेक्ट कहने का यह भी मतलब है कि अगर इन सब डाटा को, जो डाटा आया होगा ना, फलना, उसके बाद ये, उसके बाद ये जो डाटा है, इसको अगर बुक्स में लिखा जाए तो 3300 बुक लिखना पड़ेगा। कितना? 3300 बुक्स में इसको लिखेंगे तब अटेगा, और प्रत्येक बुक में 1000 पन्ना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ईच बुक हैज 1000 पेज। मतलब ये जो हमको डाटा मिला, उस डाटा को हमको बुक लिखना पड़े तो 3300 बुक लिखना पड़ेगा, और एक बुक 1000 पन्ना का होना चाहिए। सोचो कितना हो जाए, इधर उधर इधर उधर, हाँ दोनों मिला करके ऐसे तो 20,000, सॉरी 2000 हो जाएगा। समझ रहे, एक पन्ना हुआ। ये तुम लोग तभी जाने होगे जब जेरोक्स करवाने जाते हो, है ना, कैसे पन्ना, तो वही होता है। तो ये होता है। अब मेगा प्रोजेक्ट है, तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज आए। कंट्रीज में आपको अमेरिका आएगा, यूनाइटेड स्टेट, अब बढ़ गया 90 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया ना, 90 है। यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट, है ना, यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, क्या था इसका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये अमेरिका का था। उसके बाद जापान, ब्रिटेन, है ना, चाइना, आईटीसी, ये सब कंट्रीज में इन्वॉल्व थे। ईटीसी है, इसके बाद भी बहुत थे। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? मेगा प्रोजेक्ट। क्या बोला गया? याद रहेगा? आपको ये रटने का जरूरत नहीं है, ये रटना है, ये भी जरूरत नहीं है। उसके बाद ये भी आज तक तो पूछा नहीं गया है, तो मेगा प्रोजेक्ट में यही याद रखना है, 13 साल और पैसा नहीं याद रखना है, बस यही याद रखना है ना। कब चालू हुआ, कब कंप्लीट हुआ। अब इस पे आता है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं।
यहां पर गोल्स ऑफ HGP क्या है भाई? गोल्स ऑफ HGP है। सबसे पहला जो गोल था वह था कि सीक्वेंसिंग ऑफ टोटल नाइट्रोजन बेस। कितना नाइट्रोजन बेस था? 3 बिलियन। उसका सीक्वेंस करना ये गोल था, है ना। गोल्स ऑफ HGP, सबसे पहला क्या किया गया? आइडेंटिफाई द ऑल जीन। कितना था? कितना मिला जीन? 20,000 से 25,000 तक, है ना। तो आइडेंटिफाई द ऑल 20,000 to 25,000 जीन्स। पहला काम जीन का पता कर लिए। अब नाइट्रोजन बेस जो है उसका सीक्वेंस। दूसरा क्या है? द सीक्वेंसिंग ऑफ 3 to 10⁹ नाइट्रोजन बेस। सीक्वेंसिंग ऑफ, है ना, 3 into 10⁹ बेस पेयर्स इन ऑर्डर, है ना, ऑर्डर में सीक्वेंस करना। अब आपने कर लिया। अब इसको, ये जो आपने सीक्वेंस किया है या पहचाना है, खोज किया है, इसको डाटाबेस तैयार करना। क्या करना? डाटाबेस मतलब क्या होता है? डाटाबेस कंप्यूटर में जमा किया जाने वाला जानकारी। डाटाबेस मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में जमा किया जाने वाला जानकारी को कहा जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे? स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। हालांकि डेटाबेस कहा जाता है, शुद्ध क्या होता है? हम लोग डाटा बोल देते, लेकिन डेटाबेस होता है, ठीक है। अब देखो, इतना ज्यादा अगर कंप्यूटर में आपको डाटाबेस लिख दिया गया, मान लो ऐसे करके लिख दिया गया, जैसे ये पूरा चैप्टर है, हम ना हेडिंग दे ना कुछ दे, उसको बस लिखते जाए लिखते जाए। आपका जैसे एनसीईआरटी लिखा हुआ है, हेडिंग उडिंग कुछ नहीं देना है, खाली ग्राफ 5 पन्ना भर दिया जाए, कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या बनाया जाता है? टूल्स। टूल्स समझते हो? टूल्स मतलब उपकरण। कैसे समझे? जैसे टॉपिक लिख दिया, उसका हेडिंग लिख दिया, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तब समझ में आता है। तो खाली डाटाबेस बनाने से कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? टूल्स बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? टूल्स। तो इंप्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। डाटा जो आप एनालिसिस पढ़ोगे उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? टूल्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? टूल्स बनाना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे? इंप्रूव द टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस टूल्स बनाना पड़े। टूल्स मतलब बोलचाल की भाषा में आप याद रखो, उपकरण, इक्विपमेंट, है ना। तो यहां उपकरण मतलब है कि उसको, जैसे हम लोग ग्राफ में सजा देते हैं, है ना, कॉलम बना देते हैं, तो वो उसका मतलब ये है उपकरण मतलब, है ना। उसके बाद अब देखो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है,
तो अगर इससे रिलेटेड कोई दूसरा प्रोजेक्ट हो तो उसको हम इंडस्ट्री को भी सौंप सकते हैं। जैसे इसी के जैसा अगर कोई चीज है, देखते हो जैसे कंप्यूटर इंडस्ट्री वगैरह होता है तो उसको भी सौंप, जैसे आप लोग देखते हो गूगल है, सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो इन सब को हम सौंप सकते हैं। तो अगला चीज क्या है, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्री, है ना। क्या लिखेंगे, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, है ना, टू अदर सेक्टर, है ना, इंडस्ट्री। उसके बाद देखिए भाई, इधर ध्यान दो, इन्होंने मानव का, आदमी का इन्होंने सीक्वेंस किया है। ये भी चीज ध्यान रखना पड़ता है कि देखो, जैसे कि हमने सीक्वेंस तो कर लिया है, मान लो वो डाटा कोई दूसरे ग्रह का आदमी आया, कोई एलियन वगैरह आ गया, वो डाटा उसने चुरा लिया और जेनेटिक उसका समझ गया आदमी का, तो वो हो सकता है कि उसका क्लोन भी बना दे। मे भी कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ खुरपाती लोग भी हो सकते हैं जो ऐसा कर सकते हैं, डाटा चुरा, मतलब दिमाग का तो बहुत तेज होगा ना ब्रिलियंट, बात को समझ रहे हो, वो कर ले तो हो सकता है उसका क्लोन बना ले, फलना बना दे, या फिर कुछ ऐसा कर दे, दिक्कत हो जाएगा, है ना। जैसे आप लोग तो वही चीज है, तो इसके लिए एड्रेस किया जाता है, ध्यान दिया जाता है इलसी पे। क्या है, ELSI, ई मतलब इथिकल, एल मतलब लीगल, इथिकल, लीगल, सोशल, सोशल रूप से होना चाहिए। इथिकल मतलब क्या होता है, इथिक्स मतलब क्या होता है, नहीं नहीं, इथिकल, इथिक्स मतलब क्या होता है, इथिक्स मतलब आपका जिम्मेवारी, मतलब एक बहुत अच्छा नाम है, भूल रहे हैं, जैसे जीव पर दया करना, ये हमारा इथिक्स है। मोरल जिसको बोलते हैं, मोरल समझते हैं, आपका क्या मोरलिटी होना चाहिए, वही उसी को इथिक्स बोलते। लीगल भी है, तो सोशल रूप से ये चीज को ध्यान में रखा जाता है, मतलब आप जाओगे तो आपको डाटाबेस देने वाला नहीं है। तो एड्रेस इथिकल, लीगल एंड सोशल इशू दैट मे बी अराइज फ्रॉम प्रोजेक्ट, ये भी इसका गोल है। इथिकल, लीगल, सोशल इशू, इलसी, ELSI, इलसी, है ना। अच्छा, हम कुछ और कर दिए, ABCDEFG घर से निकले पापा जी, है ना, यही होता है ना जी। ई के बाद क्या होता है, नहीं आता आप लोग को, F, है ना, गांधी जी निकले। तो यहां पर देख रहे हो आप एड्रेस, इसको ध्यान में रखना है। उस आदमी के अलावा, ये तो आदमी का है, आदमी के अलावा अन्य जीवों का भी HGP किया गया है, ह्यूमन उसका सीक्वेंस, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, है ना, ड्रोसोफिला, राइस, है ना, एरेप्डिपोसिस, है ना, कुछ नाम है इसका। उसके बाद ये सब जो जीव हैं इस पर किया गया है।
तो तो उनको बोला गया नॉन ह्यूमन मॉडल। क्या बोला गया? नॉन ह्यूमन मॉडल, मतलब आदमी के अलावा जिसका मॉडल हम लोग एचजीपी के साथ किए हैं। नॉन ह्यूमन मॉडल इन एचजीपी। क्या क्या है? अरे क्या क्या है, इसको रट लोगे। क्या क्या है जी? बैक्टीरिया, उसके बाद ईस्ट, पहले जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख देते हैं, ड्रोसोफिला, है ना, राइस, निमेटोडा का भी किया गया है। क्या नाम था? हेप्डिटिस, ये ना, एलिगेंस, है ना, सीजर, हेप्डिटिस, एलिगेंस। तो ये सब जो थे नॉन ह्यूमन मॉडल थे जिसको किया गया। और क्या था? एक और था ना जी, एरब डिप्सिस, है ना, है ना, एरेबी डोप्सिस। तो यह जो था एचजीपी का है। क्या है? नॉन ह्यूमन मॉडल एचजीपी। समझ गए? अब देखो, आपके एनसीईआरटी में कुछ और मेथोडोलॉजी भी दिया गया है। मेथोडोलॉजी जो है उसमें यह बताया गया है कि हमें किस मेथड से जीन के बारे में पता करना, 20,000 से 25,000, और सीक्वेंस किस हिसाब से करना है। सबसे पहले जो बात है कि एक तो ये कर सकते हैं, वैसे जीन को हम चुन सकते हैं जो आरएनए बनाए। क्या बनाए? आरएनए बनाए। तो उस सभी जीन, उस चीज को कहा जाता है सीक्वेंस एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। क्या करना है? सीक्वेंस एक्सप्रेस टैग्स में क्या करना है आपको? एक्सप्रेस लिखा हुआ है ना, मतलब वैसे जीन को चुनिए। डीएनए तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, उसमें बहुत सारे 20,000 से 25,000 जीन है। अब वैसे जीन जो आरएनए में एक्सप्रेस होते हैं उसको आप चुनिए। आप लोग को बता दें ना, दो तरह के जीन होते हैं, स्प्लिट जीन हमारे में, एक्सोन और इंट्रॉन। एक्सोन आरएनए बनाता है, इंट्रॉन नहीं बना। तो हमें एक्सोन चुन लेना है। क्या करना है? एक्सोन को हमें चुन लेना है, आइडेंटिफाई कर देना है। इस चीज को कहा जाता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। दूसरा जो मेथड है उसको बोला जाता है ब्लाइंड मेथड। इसमें क्या करिए, इसमें डायरेक्ट डीएनए को लीजिए और सीक्वेंस कर दीजिए A to Z। पहले मेथड में चुनना था, दूसरे मेथड में चुना चुनी, एक्सोन हो इंट्रॉन हो सबको सीक्वेंस कीजिए। तो उसको बोला गया सीक्वेंस एनोटेशन। क्या बोला गया? सीक्वेंस एनोटेशन। तो सीक्वेंस एनोटेशन में क्या है? इसमें पूरा का पूरा जीनोम को ही आप चुन लीजिए। समझाते हैं। तो अब लिखते हैं मेथोडोलॉजी। ये मेथड है एचजीपी निकालने का। इसमें दो अप्रोच है। इसमें कितने अप्रोच है? दो अप्रोच है। अब समझ में आ जाएगा आपको।
पहला अप्रोच का नाम है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, यही है ना भाई। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? सीक्वेंस एनोटेशन। देखो सिंपल सी बात है, हमने आपको एक क्लास में बताया था हमारे शरीर में कैसा जीन होता है, स्प्लिट जीन। कैसा होता है? जिसमें इंट्रॉन भी होता है, एक्सोन भी होता है, इंट्रॉन भी होता है, एक्सोन भी होता है। ये एक्सोन, ये इंट्रॉन, एक्सोन इंट्रॉन, एक्सोन इंट्रॉन, एक्सोन। एक्सोन था वह आरएनए बनाता है। एक्सोन क्या करता है? आरएनए बनाता है और प्रोटीन भी बना लेता है। इंट्रॉन कुछ भी नहीं बनाता है, काट के हटा दिया जाता है, स्प्लिसिंग प्रोसेस। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में क्या करना है आपको? खाली एक्सोन को लेना है। किसको लेना है? एक्सोन को लेना है, आइडेंटिफाई कर देना है। इसी को कहा जाता है एक्सप्रेस, क्योंकि एक्सोन क्या करता है? एक्सप्रेस होता है, हो रहा है ना, इसीलिए नाम है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। टैग करते हैं ना फेसबुक पे, फल्ला आदमी को चिल्ला आदमी को टैग करते हो, तो वही तो टैग कर रहे हैं ना ये सबको। ठीक है। दूसरा बात, दूसरा जो प्रोसेस है वो अंधा प्रोसेस। क्या है? आंख बंद कीजिए, इसमें यहां से स्टार्ट कीजिए, यहां तक खत्म कर दीजिए। एक्सोन भी आएगा और इंट्रॉन भी आएगा। आपका एनसीईआरटी लिखती है कोडिंग और नॉन कोडिंग। आपको बताया था एक्सोन कैसा होता है, कोडिंग कैसा होता है, और ये कैसा होता है, नॉन कोडिंग। तो ये इसमें पूरे ले लो, इसमें क्या करो, हाँ इसमें खाली कोडिंग को लेना है, आइडेंटिफाई करना है, और इसमें बेनियाद आसान जो आ रहा है सबको लेते चलेंगे। इसमें ऐसा करना है। तो देखो आपको एनसीईआरटी से पढ़वा देते हैं, एनसीईआरटी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें कितना समय लगा। आप लोग बोल रहे थे सर एक और बचा हुआ है, वो भी हो जाएगा, है ना, ये टाइम लगता है इसमें। और इसके बाद दोनों जो टॉपिक है ना, जीन एक्सप्रेशन, वो भी एक क्लास लगेगा, और डीएनए फिंगरप्रिंट वो भी एक क्लास पढ़ाएंगे। कल एक क्लास पढ़ाएंगे, परसों एक क्लास, फिर क्वेश्चन कराना है। फिर समझ रहे बात को? तो छोटा नहीं है ना, इसलिए आज इसको नहीं कराएं, क्योंकि आज क्वेश्चन करना। आज थोड़ा इजी पोर्शन हमने चूज किया, एचजीपी। एचजीपी इजी ही है। आ गया जी? हाँ आ गया। देखो डायरेक्ट हमने ले आया, समझना जरा। यहां पर क्या लिखा है? मेथड इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोच। कितना अप्रोच है? दो। पहला क्या है? फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाई ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए रिफर टू एक्सप्रेस टैग। तो ये वाला कौन सा है? एक्सोन वाला। क्या है? एक्सोन वाला, एक्सोन। दूसरा मेथड क्या है? अदर लुक ब्लाइंड। देखो ब्लाइंड लिखा हुआ है ना, दूसरा वाला अंधापन, भेड़िया दशा। तो इसमें क्या है? अप्रोच सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ, मतलब पूरे सेट को, है ना, कंटेनिंग ऑल कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस फंक्शन एज द सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है। इसमें क्या किया? इंट्रोन और एक्सोन दोनों ले लिया। इसमें क्या लिया? एक्सोन भी ले लिया और इंट्रोन का सीक्वेंस कर दिया।
ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, है ना, आइडेंटिफाइंग द, है ना, द जीन्स which express as RNA, है ना, ये हुआ एक्सप्रेस सीक्वेंसिंग टैग। अच्छा ये बैठ गया क्या बेचारा, ये सो गया, यहां हम लोग डाल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सीक्वेंसिंग ऑफ ऑल कोडिंग, ऑल कोडिंग एंड नॉन कोडिंग, है ना, जीन ऑफ डीएनए, है ना। तो यह खाली कोडिंग के लिए है, यहां पे कोडिंग होगा, आइडेंटिफाई जीन विच एक्सप्रेस एज आरएनए, तो ये जीन कैसा होगा, कोडिंग, और वहां पर कोडिंग को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोन, क्या बोलते हैं, एक्सोन। यहां पर कोडिंग एक्सोन और नॉन कोडिंग इंट्रॉन, दोनों को ले लिया गया, ठीक है। देखो अब जो थोड़ा सा डीएनए फिंगरप्रिंट हम लोग, डीएनए फिंगरप्रिंट पढ़ा तो देंगे, उसमें क्या होता है थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी का भी रिलेशन आ जाता है। अच्छा कल हम देखेंगे क्या करना है उसमें, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाने के बाद डीएनए फिंगरप्रिंट ज्यादा समझ में। अच्छा देखो अब यहां डीएनए हमारा बहुत बड़ा है, उतना बड़ा डीएनए को अलग करके सीक्वेंस करना संभव नहीं है, तो डीएनए को काटना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है, और काटने के बाद छोटा हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो क्या करते हैं उस डीएनए को हम बैक्टीरिया में डाल देते हैं, वेक्टर को लेकर के, बैक्टीरिया में डाल करके उसका बहुत सारा कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बनाने के बाद उसको पीसीआर मेथड से उसको बहुत बड़ा कर देते, जितना छोटा रहेगा उतना दिक्कत होगा पढ़ने में, जितना बड़ा होगा उतना आसान होगा, है ना। तो इस तरह से उसको किया जाता है। तो दो वेक्टर का यूज किया जाता है, इसको याद रखना, टू वेक्टर्स, बस इसको रट लो अभी, टू वेक्टर्स यूजेज, इसको याद रखना, बाक एंड याक। वेक्टर क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी में आपको क्लियर होगा। वेक्टर मतलब होता है किसी डीएनए को कैरी करने वाला डीएनए, यह एक डीएनए ही होता है जो अन्य डीएनए या जीन को कैरी करे। इसको आप लोग डायरेक्ट इसको रट लोगे, ये डायरेक्ट 12 में आता है। बाक का फुल फॉर्म बैक्टीरियल आर्टिफिशियल, है ना, और ये क्या होगा, ईस्ट आर्टिफिशियल बाक और याक, है ना। क्रोमोजोम, सी फॉर क्रोमोजोम, यहां पर सी फॉर क्रोमोजोम। अभी आपको वेक्टर का मतलब उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है, समझ रहे हो, प्रोसेस पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। उसके अलावा एक और पॉइंट कि ये पॉइंट है एफ सेंगर। एफ सेंगर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इजी कर दिया सीक्वेंसिंग को, है ना, ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड बताया था इन्होंने। gave method of
डीएनए या जीनोम सीक्वेंसिंग, इसको याद रखोगे, ठीक है। बहुत इजी मेथड बताया था, उसी मेथड को हम लोग यूज करते हैं, है ना। उसके अलावा इन्होंने प्रोटीन में भी एमिनो का सीक्वेंसिंग को बता दिया था, है ना। दूसरा क्या दिया था, गैप मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ एमिनो एसिड इन प्रोटीन। प्रोटीन में एमिनो एसिड का सीक्वेंसिंग भी कौन किया था, इन्होंने। और डीएनए सीक्वेंसिंग या जीनोम का सीक्वेंसिंग जो था एफ सेंगर ने दिया था, और ये कंप्लीट इसी को यूज करते हैं हम लोग, बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे मेंडल साहब ने क्या किया था, जेनेटिक्स को मैथमेटिकल टूल्स के जरिए समझा दिया था, ऐसे वो समझ में नहीं आता सबको। तो उसी तरह एफ सेंगर का भी है, समझ रहे हो। समझ गए। अब है लास्ट जो टॉपिक है आपका, लास्ट टॉपिक है एचजीपी का से क्या प्राप्त हुआ हमें, बात को समझ रहे हो। तो एज इट इज वो भी है आपके एनसीईआरटी में, उसी को याद रखना है ना। क्योंकि ये जो डाटा दिए गए थे ना, ये जो लिखा हुआ है ना, ये वहां पर भी लिखा हुआ एज इट इज। हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा लैंग्वेज हल्का बना के लिख देते हैं, बट जो लिखा हुआ है वही होता है। जैसे हम लोग क्या होता है, जैसे रामायण में जो दोहा है वही है, अपने मन से इधर उधर थोड़े ना कर देंगे, वो एज इट इज लिखा हुआ है, उसी को हम लोग याद करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हो उसी को, कोई भी और जो होली बुक पढ़ते हो, कुरान वगैरह, तो वो क्या होता है, उसी ऑर्डर में पढ़ना होता है। ऐसा नहीं अपने मन से इधर लिख दिया उधर लिख दिया, समझ रहे बात को, उसको ऑर्डर में लिखना पड़ता है। तो वही चीज है, जो लिखा हुआ है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो फीचर्स ऑफ एचजीपी, मतलब क्या फीचर्स, क्या हमें पता चला एचजीपी से। तो इससे बहुत फीचर्स हमें पता चला। सबसे पहले बस हो गया, अब ज्यादा नहीं है। एचजीपी इसका पहला फीचर्स क्या है कि इन्होंने ही हमें बताया कि 3 × 10⁹ बिलियन नाइट्रोजन बेस पेयर। तो इन्होंने एक्यूरेट लिखा, कितना लिखा, 3164.7, है ना। ह्यूमन जीनोम कंटेंस, है ना, कितना है भाई, 3164.7 है ना, बिलियंस। क्या लिखा, इतना बिलियंस क्या होता है, इतना बिलियंस क्या होता है भाई, है ना, बेस पेयर, सॉरी यहां बिलियन लिख देगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो और गुना करना पड़े, मिलियन होगा ना, तभी तो 10⁹ आएगा, मिलियन बेस पेयर। एक्यूरेट बताए, लेकिन एक्यूरेट हम लोग को नहीं याद रखना है, 3 × 10⁹। इसके बाद जो हमारा जीन कितना है, लगभग 20,000 से मान लो 30,000 लिखा हुआ है। हम लोग पहले सोचे थे 80,000 से 90,000 जीन होगा। 99% जो है हमारा डीएनए जीन सेम होता है ह्यूमन में, कितना होता है, और जो 0.1% ज्यादा है वही हम लोग, उसी के कारण हम लोग डिफरेंट हैं। सभी का चेहरा अलग अलग है, सबका आवाज अलग अलग है, सबका हैबिट अलग अलग है, सबका एक्टिविटी अलग अलग है।
तो वो किसके कारण होता है? जो 1% ज्यादा है उसी से, एक्स्ट्रा है, अलग है। और उसी मेथड से हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट पढ़ेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंट से क्या होता है? दो लोगों का पता चलता है, वही अलग है। हम लोग इतना अरब आदमी है दुनिया में, वही 1% अलग के कारण हम लोग अलग हैं। अगर 100% एक जैसे होते ना, सब क्लोन रहते, जैसे बंदर को देखते सभी की जैसा, है ना? तो सब नहीं, सब का एक ही है, चाइना हो, सभी जगह का एक है। हाँ, अच्छा, ऐसे अगर कैलकुलेट किया जाए तो एक जीन पे कितना बेस पेयर होना चाहिए? जीन आपके मान लो 30,000 है, ठीक है, तो बेस पेयर कितना होना चाहिए? तो एक जीन, बेस पेयर ज्यादा है ना भाई, 3 अरब है, और जीन है 20 से 25,000, तो लगभग 3,000 पर जीन पर नाइट्रोजन बेस आते हैं। कितना आते हैं? 3,000। लेकिन एक जीन है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन, उसका अकेले जो है 2.4 मिलियन है बेस पेयर है। कितना है? अरे वही वाला बात होगा, यूट्यूब वगैरह है ना, उसका फलना है उसका। तो दूसरा पॉइंट क्या है? जनरली वन जीन contains average 3,000 बेस पेयर, बट डिस्ट्रोफिन के पास कितना है? ये अजूबा है। डिस्ट्रोफिन हैज 2.4 व्यूअर, इतना व्यूअर है, सब्सक्राइबर है ना, मिलियन बेस पेयर। कोई दिक्कत? तो आप जोड़ोगे तो लगभग वही है। ये सब एवरेज है, ये एक्यूरेट नहीं होते, एवरेज ही कर सकते हो। उसके बाद 99% क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होते हैं, है ना? 99% ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिमिलर इन ह्यूमन। क्या होता है भाई? सिमिलर होता है इन ह्यूमन। ह्यूमन में ये सिमिलर होता है, ठीक है। आप लोग को पढ़ा रहे थे कुछ दिनों से हम कि डीएनए आरएनए बनाता है और आरएनए प्रोटीन बनाता है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, इधर देखो, आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेस देन 2% जी से भी कम जीन प्रोटीन बनाता है। हाँ, लेस देन 2% है ना, 2 से कम, मतलब उतना जीन है 20 से 25,000, उसमें से कुछ ही जीन या डीएनए प्रोटीन बनाता है। उसके अलावा सब ऐसे इंट्रोन है, सब एक्सोन पार्ट कितना है? बहुत कम, है ना। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर, जीनोम मतलब समझ रहे हो? डीएनए, ऑल सेट ऑफ डीएनए, डीएनए कोड फॉर प्रोटीन। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें हैं, है ना। उसके अलावा भी बहुत सारे चीज दिए हैं, इसको भी याद रखोगे। फर्स्ट क्रोमोजोम जो है उसके पास कितने जीन है? 29, 68। कितने हैं? फर्स्ट क्रोमोजोम के पास कितने हैं जीन? 29 और 68। और सबसे कम जो होता है वाई क्रोमोजोम। वाई क्रोमोजोम में 231, ये पहले भी बताए थे, 231 जीन होते हैं। कितने जीन होते हैं?
231 जीन होते हैं। एवरेज ऊपर में क्या लिखे हैं 3000 बेस पेयर एवरेज आएगा, क्योंकि देखो किसी को बहुत ज्यादा भी हो सकता है, किसी को बहुत कम भी हो सकता है ना, है ना। अच्छा, साइंटिस्टों ने 1.4 मिलियन ऐसा न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड खोजा है जो कि क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है ना, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बता रहे हैं भाई, 1.4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड, मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऐसा है जो क्या है, डिफरेंट है सब में। कितना न्यूक्लियोटाइड है, टोटल कितना है, 3 बिलियन है। इतना है बस सिंगल न्यूक्लियोटाइड क्या है, डायमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म, इसको लिखो पॉलीमॉर्फिज्म। है ना, सिंगल नाइट्रोजन बेस या सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पॉलीमॉर्फिज्म है, ये अलग होते हैं सभी में, समझ रहे। तो यह हमारा, इसको याद कर लेना, इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला है, सब इंपॉर्टेंट, सारा इंपॉर्टेंट जो जो आया हुआ है सारा लिख दें इसमें, इसको याद करना है इसे ही, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं। कल जो हमारा क्लास होगा वह 3 से 4 बजे तक 12 होगा, और 4 बजे से 6 बजे तक 11th होगा, ठीक है।